हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और अभी हम करते हैं ICSE क्लास 10 फिजिक्स का पेपर 2024 जो आज का पेपर है उसका सेक्शन बी करते हैं। तो सेक्शन बी में सेक्शन बी से पहले एक MCQ जो मेरे पास मैसेजेस भी आए तो मैंने वापस से चेक किया। ये जो लास्ट MCQ था, ब्लॉक ऑफ ग्लास इज पुश्ड इनटू द पाथ ऑफ लाइट, ये मैंने इसका डायग्राम बनाया और बना करके इसको देखा तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो मूव अवे फ्रॉम स्लैब, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि जब रेज जो कन्वर्ज होकर के इसमें आ रही है, ठीक है, अभी ऐसे रे आ रही है तो ये बिकॉज ऑफ ग्लास नॉर्मल के टूवर्ड्स जाएगा मतलब कि ये जो नॉर्मल पाथ था उससे थोड़ा सा और दूर, मतलब कि समझ लो ऐसे जा रहा है। ओके, और ये वाला जो पाथ है, और पहले कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, उसकी जगह अभी ऐसे जाने लगेगा। और सिमिलरली यहाँ से जो आ रहा है रे, ये भी अपने नॉर्मल पाथ से थोड़ा सा लेफ्ट के साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब जो चीज़ ऐसे जा रही थी वो अभी ऐसे जाएगी तो ये दोनों थोड़ा सा दूर मिलेगी तो मूव अवे फ्रॉम द स्लैब विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे मूव टूवर्ड्स द स्लैब उस टाइम लगा था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 लिखा है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल लेंस इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इट्स पावर। पहले हम फोकल लेंथ पता करते हैं। कैंडल फ्लेम का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 36 है, मतलब -36, और जो स्क्रीन का डिस्टेंस है दैट इज 72। तो क्योंकि ये स्क्रीन पे इमेज बन रहा है तो एक रियल इमेज है तो हम +72 लेकर के F निकालते हैं। तो लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। 1/v मतलब 1/72, 1/u 1/-36 होता है, तो माइनस माइनस इसलिए मैंने बीच में प्लस का साइन दे दिया। सॉल्व किया तो 1/f आया 1/24, दैट इज फोकल लेंथ आ गया 24 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर। और पावर होता है 1/, फोकल लेंथ, बट फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, मीटर मतलब 0.24। तो 1/0.24 सॉल्व करो तो 4.1666 आ रहा था, तो 4.17 डायरेक्टर, ये होगा आंसर पावर का। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट में। लिखा है, बिलो इज एन इनकम्प्लीट टेबल शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। कंप्लीट द टेबल। गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, उसके बाद में माइक्रोवेव रेज आएगा। तो आइडेंटिफाई द रेडिएशन ए, तो ये होगा माइक्रोवेव। ठीक है, ये माइक्रोवेव रेज हो गया या रेडिएशंस हो गया। ओके, उसके बाद में नेम द रेडिएशन यूज टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन बोन्स, ये होगा एक्स रेज या एक्स रेडिएशंस। फिर है नेम वन प्रॉपर्टी कॉमन टू बोथ ए एंड रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव वेव रेडिएशन जो होते हैं दोनों में ही कॉमन, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेज में जो कॉमन है, यानी कि दोनों की स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। दोनों इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, कोई भी दे सकते हो उनकी सिमिलैरिटी वाले पार्ट में। ओके, नाउ नेक्स्ट है नंबर 3 का 1, वाई डू वी यूज रेड कलर एज अ डेंजर सिग्नल ऑन द टॉप ऑफ अ स्काई स्क्रैपर। रेड कलर को इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज रेड कलर की वेवलेंथ लॉन्ग है। बाकी सारे में से जो विजिबल लाइट के कलर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो स्कैटर लीस्ट होती है और एटमॉस्फेयर में मतलब पार्टिकल्स में एब्जॉर्ब भी नहीं होती, तो वो हमारे आंखों तक क्लियरली पहुंच पाती है। ये हमने PYQs में भी देखा था, काफ़ी बार रेड कलर वाला आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द डायग्राम बिलो शोज द पाथ ऑफ अ ब्लू रे थ्रू द प्रिज्म। ओके, और ये देखो यहाँ पे निकल रहा है बिल्कुल प्रिज्म के थ्रू, मतलब 90 डिग्री से निकल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मटीरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर ब्लू कलर। ना क्रिटिकल एंगल के लिए हम यहाँ पे पहले एक नॉर्मल तैयार करते हैं। ये नॉर्मल बना दिया हमने। अभी नॉर्मल बना दिया तो ये तो पार्ट 90 डिग्री है, इसका मतलब ये इतना सा पार्ट, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, वो है 133 - 90, दैट इज 43 डिग्री। तो 43 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है और उसी में ही ये 90 डिग्री से होके जा रही है, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल भी 43 डिग्री है इसका, ब्लू कलर का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ द प्रिज्म मतलब ये जो एंगल ए है इसको बताओ। तो देखो यहाँ 90 है, ये एंगल कितना हुआ इधर वाला, अगर ये 43 है तो बचा हुआ 90 में से कितना होता है 47,
तो ये 47 है, 47 90, तो बचा हुआ ए कितना होगा, 90 + 47 करो और 180 से माइनस करो तो आंसर आएगा 43 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ऑफ द प्रिज्म जो है वो भी होगा 43 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है विच कलर शुड रिप्लेस द ब्लू रे फॉर द रे टू अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर इसी टाइम में मतलब 43 डिग्री ही एंगल ऑफ इंसिडेंस हो और कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर दे, यानी कि 43 डिग्री से ही अंदर एंटर करे और फिर ऐसे निकल जाए, ठीक है, तो 43 डिग्री ही हो तो वो कौन सी रे होनी चाहिए, तो जिसका क्रिटिकल एंगल 43 से कम हो, समझ लो 42 या 41 हो तो 43 होते से ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। नाउ क्रिटिकल एंगल कम मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज़्यादा होता है जो ज़्यादा डेविएट होती है। ब्लू से ज़्यादा डेविएट कौन होता है, ब्लू से ज़्यादा डेविएट होता है इंडिगो और वायलेट, तो इनमें से हम कुछ भी लिख देंगे, इंडिगो भी हो सकता है या फिर वायलेट भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। नाउ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास होगा जस्ट इसका रिवर्स, यानी कि 8/9। और ये नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है नेम द प्रिंसिपल यूज टू फाइंड द वैल्यू इन पार्ट ए, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। नाउ नेक्स्ट है इफ वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर देन विल द रेशियो 9/8 रिमेन द सेम, राइट, येस और नो, राइट, येस और नो, रीजन नहीं देना हमको, ठीक है। 9/8 अभी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो है वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, अगर वाटर ले रहे तो। नाउ अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वेलोसिटी जो है वो वाटर में बढ़ जाएगी तो नीचे मतलब जो डिनोमिनेटर है वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि आंसर पहले से तो अलग आएगा ही। तो बोल रहा है कि क्या सेम रहेगा, तो नहीं, सेम नहीं रहेगा, यानी कि नो आंसर होगा इसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10x यूनिट्स in time t1 in vacuum and it travels a distance of x units in time t2 in a denser medium. Using this information answer the questions that follows। लिखा है ए में लाइट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20x यूनिट्स इन टाइम t1 इन डायमंड, स्टेट ट्रू और फॉल्स। देखो 10x यूनिट t1 टाइम में जा रहा है वैक्यूम में, और वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे तेज होती है क्योंकि बाकी सारे मीडियम जो होते हैं वो डेंसर ही होते हैं। तो डायमंड में बोल रहा है उसी t1 टाइम में और ज़्यादा यूनिट्स 20x डिस्टेंस चला जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डायमंड की जो ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट बी पूछ रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि 10x अपॉन t1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई हम करेंगे मीडियम का स्पीड, दैट इज़ मीडियम में है x यूनिट जा रहा है और t2 टाइम है, मतलब x अपॉन t2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं x भी कट रहा है और हमारा आंसर आ रहा है 10t2 अपॉन t1। तो ये हमारा t1 और t2 के फॉर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम आ गया 10t2 अपॉन t1। नेक्स्ट है अ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म placed at minimum deviation position with the angle of incidence 45 degree as shown in the diagram। नंबर ए बोल रहा है कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ रे PQ। ना देखो ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट अच्छे से किया है वो ये आराम से कर लेगा। हम लोगों को जनरली जो भी इस तरीके का कंप्लीट करने आता था उसमें हम देखते थे इंसिडेंट जो रे है वो 90 डिग्री पे जाती थी तो हम आगे एंगल निकालते थे, लेकिन यहाँ पे 45 डिग्री पे है। लेकिन एक हिंट जो हमको दिया हुआ है वो है ये मिनिमम डेविएशन पोजीशन में। अगर चैप्टर को अच्छे से किए हो तो ये बात पढ़े होगे कि मिनिमम डेविएशन पोजीशन में जो रे ऑफ लाइट होती है वो पहली बात तो बेस से बिल्कुल पैरेलल होगी,
इसका मतलब ये रे तो बिल्कुल पैरेलल चली गई यहाँ पे, और नीचे जो निकल रही है रे, वो जो निकल रही है रे, एमर्जेंट रे, वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, मतलब एंगल ऑफ एमर्जेंस जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, यानी 45 डिग्री पे होगा। तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल तैयार करें, इस तरीके से नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ एमर्जेंस जो है वो भी 45 डिग्री होगा। ये पार्ट हम दे देंगे और बाकी एरो एंड ऑल वो सब बना दोगे, ठीक है, और बहुत इजी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बी पूछ रहा है स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, कोई भी 2 ले दो। एंगल ऑफ इंसिडेंस दे सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे सकते हो। नाउ आता है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट, दैट इमेजिनरी पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स irrespective of its position and orientation. Now number B, a hollow ice cream cone has height 6 centimeter. Where is the position of center of gravity from its broad base? Now ये एक कोन बनाया, ठीक है, और कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो कहाँ होता है, वो h/3 मतलब हाइट का 1/3 वाले पोजीशन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। हाइट का 1/3 यानी 6/3 यानी कि 2 सेंटीमीटर जो होगा वो पोजीशन होगा बेस से h/3 दैट इज 2 सेंटीमीटर पे होगा। और नेक्स्ट बोल रहा है विल इट्स पोजीशन चेंज व्हेन इट इज़ फिल्ड कम्प्लीटली विथ हनी। अगर हनी से भर दिया तो कोन का वेट बढ़ जाएगा। मास वेट बढ़ जाने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फ़र्क पड़ता है, तो हाँ यस चेंज होगा। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ये एक डायग्राम दिया था, थोड़ा सा लाइटर था इसलिए मैंने पेन से कोशिश की ठीक करने की। तो ए बी 2 मार्बल्स है लिखा हुआ है, एंड 2 आइडेंटिकल मार्बल्स ए बी, दे आर रोल डाउन अलॉन्ग पाथ 1 एंड पाथ 2। ये पाथ 1 से यहाँ से गया लेफ्ट साइड से, पाथ 2 से एक मार्बल इधर से गया जेड की तरफ। नाउ पाथ 1 फ्रिक्शनलेस है, एकदम स्मूथ है, एंड पार्ट 2 जो है वो रफ है। पहला पार्ट पूछ रहा है विच मार्बल विल श्योरली रीच द नेक्स्ट पीक। जो स्मूथ वाला है वो पक्का पहुँचेगा, ए। नेक्स्ट पूछ रहा है अलॉन्ग विच पाथ द मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो कंजर्व होगी पाथ नंबर अलॉन्ग विच पाथ, तो पाथ नंबर 1 में कंजर्व होगी, ठीक है, क्योंकि और जैसे फ्रिक्शन और में हीट एनर्जी और में कन्वर्ट नहीं होगी, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी ही कंजर्व रहेगी। एंड नंबर सी बोल रहा है अलॉन्ग विच पाथ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक यूनिवर्सल लॉ है, और वो ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। तो पाथ 1 में समझ लो चला गया, थोड़ी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी पूरी कंजर्व हो गई। पाथ 2 में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हुई, पर वो कोई ना कोई एनर्जी जैसे हीट एनर्जी और में हो सकता है कन्वर्ट हुई हो। तो कैसे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को तो फॉलो कर ही रहा है ना, तो इसका आंसर होगा बोथ, ठीक है, दोनों में ही यूनिवर्सल लॉ अप्लाई हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में दिया है गिवन आर 2 पुलीज, कॉपी एंड कंप्लीट द लेबल डायग्राम कनेक्टिंग द 2 पुलीज विद अ टैकल टू ऑब्टेन वेलोसिटी रेशियो ऑफ 2। तो हम इसको यहाँ से घुमा करके नीचे से ला करके और फिर ये पहले वाले में अटैच कर देंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसका ये टी है एक इस रो में, ये भी टी बनेगा, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन पे, एक इधर बनेगा, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी रेशियो 2 आएगा, क्योंकि लोड के लिए 2t है और एफर्ट के लिए 1t है, तो 2t/t, तो आ गया वेलोसिटी रेशियो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ लोड 48 kgf, एफिशिएंसी इज 80%, देन कैलकुलेट नंबर 1 मैकेनिकल एडवांटेज, नंबर 2 एफर्ट, ठीक है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। हमको एफिशिएंसी दिया 80% मतलब कि 0.8, और मैकेनिकल एडवांटेज हमको निकालना है, और वेलोसिटी रेशियो 2 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 1.6, ठीक है। और नंबर 2 पूछ रहा है एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट द लोड। नाउ मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है। मैकेनिकल एडवांटेज 1.6 है, और लोड यहाँ पे दिया हुआ है 48 kgf है, तो हम एफर्ट निकाल देते हैं अपॉन ई। तो ई क्या होगा, ई इज इक्वल टू 48 अपॉन 1.6 यानी कि 30 kgf,
ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पहला पार्ट का ए दिया है, नेम द वेव्स यूज्ड इन सोनार। सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होते हैं, बहुत सिंपल आंसर है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल साउंड का, लिखा है इन द अबव डायग्राम लता स्टैंड्स बिटवीन टू क्लिफ्स एंड क्लैप्स हर हैंड्स, डिटरमिन द टाइम टेकन बाय हर टू हियर द फर्स्ट एको। देखो लता यहाँ खड़ी है, एक क्लिफ बी से 160 मीटर की दूरी पे है और दूसरे क्लिफ ए से 170 माइनस 160, मतलब कि यहाँ से यहाँ की दूरी उसकी 10 मीटर्स की है। ठीक है, तो वो जब क्लैप करेगी तो उसको आवाज़ क्लिफ ए से पहले सुनाई देगी, लेकिन यहाँ पे आवाज़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एको की बात हो रही है। एको जो है उसके लिए हमारा कंडीशन है, देखो ये कितना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया है, ओ माय गॉड। मतलब अगर तुम लोगों ने इसको करेक्ट कर दिया तो फिजिक्स आपकी गजब है, मतलब आप बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ते हो। देखो फर्स्ट क्लियरली बोल रहा है एको कब सुनाई देगा। पहली बात तो हमने कंडीशन में देखा ना कि एको सुनाई देने के लिए रिफ्लेक्टर और हियरर के बीच में एटलीस्ट 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो क्लिफ ए और लता के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ तो एको नहीं सुनाई देगा, रेवर्बरेशन होंगे। यहाँ बात एको की हो रही है, तो हम क्लिफ ए पास में है तो हम पहले पास वाला का निकालते हैं, लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि 10 मीटर की दूरी पे 17 मीटर से कम है, तो यहाँ एको ही नहीं है, तो हमको क्लिफ बी का ही निकालना है। क्लिफ बी में 160 मीटर का डिस्टेंस है, स्पीड दिया हुआ है 320, तो हमको टाइम निकालना है। एको की बात हो रही है तो टाइम होता है 2D/v, और 2D/v से हम निकाल लेते हैं क्या आता है आंसर। तो हमारा टाइम आ गया 1, मतलब कि 1 सेकेंड लगेंगे इको में। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और कॉन्सेप्ट बेस्ड था बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी से, कंप्लीट द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव रिएक्शन। एक्स है उससे वाई बना, कैसे बना, हीलियम मतलब कि एक अल्फा पार्टिकल निकला होगा उससे। फिर वाई से जेड बना, वो कैसे निकला, क्योंकि एक बीटा पार्टिकल निकला। तो हमको x पता करना है, x का मास नंबर, हम z से चालू करते हैं। z का ये जो एटॉमिक नंबर है क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर ये एटॉमिक नंबर 91 है, लिख देती हूँ मैं। ओके, अभी देखो y जो था जब z बना तो उससे बीटा पार्टिकल निकला है, इसका मतलब y का जो मास नंबर है वो बिल्कुल z के बराबर है, दैट इज 234। तो y का मास नंबर तो मैं लिख देती हूँ, ये तो है 234। अभी नीचे क्या था कि जितना भी बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, तो अभी 91 हो गया, इसका मतलब पहले ज़रूर 90 था y का, तो 90 से 1 बढ़ गया 91 हो गया। ये तो हमको y का पता चला 234 और 90। अब x का पता करते हैं, तो x से y कैसे बना था, अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद। तो अल्फा पार्टिकल जब निकल रहा था तो मास नंबर 4 कम हुए होंगे, यानी x में मास नंबर 238 था, तो हमको तो यही पता करने बोल रहा है, फिर भी हम पूरा कर लेते हैं। और नीचे क्या था, नीचे में 2 ज़्यादा थे, मतलब कि 92 था एटॉमिक नंबर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नंबर बी है, यूरेनियम इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स U235 एंड U238, विच ऑफ द 2 आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम इज मोर फिजनेबल। ये सेम क्वेश्चन पहले भी बोर्ड में आ चुका है, हम लोगों ने अभी कल ही PYQs वाले में भी किया था। तो 235 जो है वो ज़्यादा फिजनेबल है, क्योंकि 238 के फिजन के लिए हमको फास्ट न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तभी वो टूटता है, लेकिन U235 जो है वो स्लो न्यूट्रॉन से भी, बॉम्बार्डिंग करने से भी फिजन हो सकता है उसका। नेक्स्ट है, इन द गिवन डायग्राम अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज केप्ट नियर द माउथ ऑफ अ ब्यूरेट फिल्ड विथ वाटर। The length of the air column is adjusted by opening the tap of the burette. At a length of 5 centimeter of the air column, a loud sound is heard. जब एयर कॉलम 5 सेंटीमीटर में है तब एक लाउड साउंड सुनाई देती है। तो क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है, नेम द फेनोमेना इलस्ट्रेटेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंट। तो वो फेनोमेना तो बहुत इजीली समझ में आ गया कि वो रेजोनेंस है। नाउ व्हाई इज अ लाउड साउंड हर्ड एट दिस पर्टिकुलर लेंथ, क्योंकि अभी जो एयर कॉलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इस लेंथ में वो ट्यूनिंग फॉर्क की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो इसीलिए रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस से एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, दैट इज वाई लाउड साउंड हर्ड होता है। नंबर सी में बोल रहा है, इफ द प्रेजेंट ट्यूनिंग फॉर्क इज रिप्लेस विद अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, यानी जल्दी जल्दी हिले, शुड द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इंक्रीज और डिक्रीज टू प्रोड्यूस अ लाउड साउंड। नाउ लाउड साउंड मतलब रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस तब होगा जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच होगी। अभी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो हमको एयर कॉलम की फिर फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करना है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तब होगी जब एयर कॉलम को छोटा करेंगे,
राइट, छोटा करेंगे तो जल्दी जल्दी एयर कॉलम हिलेगा। तो हमको यहाँ बोल रहा है कि एयर कॉलम को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, तो एयर कॉलम को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द वोल्टेज करंट रीडिंग्स ऑफ अ सर्टेन मटीरियल आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो। बोल रहा है स्टडी द टेबल। ए में बोल रहा है स्टेट वेदर द कंडक्टर यूज्ड इज ओमिक और नॉन ओमिक। अगर ओमिक ये है कंडक्टर तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड दे आर ऑलवेज कांस्टेंट। तो देखते हैं 10/2 यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 20/3 मतलब 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 6.6 या 6.7 करीबन, और 30/4 यानी कि 7.5 आ रहा है। तो हर बार अलग अलग आ रहा है, तो ये कौन सा है, ये नॉन ओमिक है। जस्टिफाई करने के लिए यही समझाएंगे कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड दे आर ऑलवेज कांस्टेंट, लेकिन यहाँ कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, और ओम्स लॉ को डिफाइन स्टेट कर दोगे। नेक्स्ट है बिलो इज अ डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा है, सेकेंडरी कॉइल में कम है। बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ये है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। In this type of transformer, which of the wire is thicker, the primary or the secondary? Give reason. Give a reason. तो प्राइमरी सेकेंडरी को हम थिकर रखते हैं। रीज़न ये है कि वोल्टेज डाउन हो जाता है तो करंट बढ़ जाता है। ठीक है, वोल्टेज डाउन तो करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो हीट एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, इसलिए वायर को थिकर रखते हैं, यही रीज़न है। नेक्स्ट है स्टडी द डायग्राम। ये देख लिया हमने 10 और 6, ऊपर भी 16 नीचे भी 16 जा रहा है, लेकिन दोनों 16 पैरेलल है। 4 वोल्ट जो है वो टर्मिनल वोल्टेज है। लिखा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम इनको पैरेलल निकालेंगे। ऊपर में ऊपर का 16 यानी 1/16 प्लस नीचे का 16 यानी वो भी 1/16, इनको हम निकालते हैं तो ये 1/RP निकल रहा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम है 16, ऊपर 1 + 1 2 हो गया, 2 8 = 16 होता है 1/8, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम होगा। ठीक है, और कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो V = IR यानी I = V/R। V/R मतलब 4/8 यानी कि 0.5 एम्पियर जो है, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू द करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर। ये 10 ओम है और ये 12 ओम है, किससे करंट ज़्यादा जाएगा? नाउ 10 ओम और 12 ओम अलग अलग नहीं है, उसके साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है ना। तो जब करंट जाएगा तो हम टोटल में ऊपर देखते हैं 16 है, नीचे भी देखते हैं 16 है, तो दोनों में रेजिस्टेंस बराबर है। ऊपर वाले पार्ट में भी करंट में रेजिस्टेंस 16 ओम है और नीचे वाले पार्ट में भी 16 है। इसका मतलब में ना ग्रेटर होगा ना लेस होगा, इक्वल होगा 10 में और 12 ओम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का पार्ट 1 दिया है 85 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज कूल्ड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड बाई एडिंग सर्टेन मास ऑफ आइस। फाइंड द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया है 4.2 और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है ऑफ आइस मतलब दिया है 336 जूल पर ग्राम। तो करते हैं इसको। तो वाटर आइस का जो दिया था वो मैंने लिख दिया। अभी पहले हीट लॉस बाई वाटर निकालते हैं। MC ΔT, M है 85, C है 4.2 और ΔT 30 से 5 मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका टोटल हमारा आया 8925 जूल। और हीट गेन्ड बाई आइस 0 डिग्री पे था, पहले वो मेल्ट हुआ है तो हीट एनर्जी लिया ml, फिर वाटर होने के बाद में टेम्परेचर 5 डिग्री तक गया तो MC ΔT। अब इन दोनों को हम अलग अलग निकालते हैं। M हमको निकालना है, तो एक का 336 M, दूसरे का 21 M, टोटल 357 M आया। एंड नाउ बिकॉज बाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस हीट गेन इक्वल होता है, तो 8925 इज इक्वल टू 357 M, तो हमारा M आ गया 25 ग्राम। तो इसका आंसर लिख देते हैं, इसका आंसर 25 ग्राम होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है व्हाई डज इट बिकम प्लेजेंटली वार्म व्हेन द लेक स्टार्ट फ्रीजिंग। जब लेक फ्रीज कर रहा होता है यानी वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है तो टेम्परेचर सेम रहता है, बट जैसे आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ज़्यादा है, सिमिलरली वाटर का भी फ्रीजिंग का जो लेटेंट हीट होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो आसपास के, तो इसलिए वो फ्रीज होने के लिए ज़्यादा हीट निकालता है
और ज़्यादा देर तक निकालता है, तो जब वो हीट निकाल रहा होता है तो आसपास की जो इन्वायरमेंट होती है वो वार्म हो जाती है. नाउ नंबर बी है वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस. व्हाट चेंज वुड यू एक्सपेक्ट इन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो नो चेंज, फॉर्म चेंज हो रहा हो तो कोई चेंज नहीं होता, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी में तब चेंज आएगा जब टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा. ठीक है, यहाँ टेम्परेचर तो ऊपर नीचे हो नहीं रहा है. नंबर सी है विच विल कंटेन मोर हीट एनर्जी, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसका आंसर होगा 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आइस जब होता है 0 डिग्री पे फिर वो हीट लेता रहता है, तब जाके वो वाटर में बदलता है बिना चेंज इन टेम्परेचर के. तो ऑब्वियसली 1 ग्राम वाटर में हीट ज़्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का ए. स्टेट वन फैक्टर दैट अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एन एसी जनरेटर. मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट टर्न्स पे डिपेंड करता है, टर्न्स ऑफ कॉइल में, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में भी डिपेंड करता है. नाउ वन फैक्टर बोलना था, कोई भी लिख सकते थे. नंबर बी में ये डायग्राम दिया है, लिखा है गिवन बिलो इज अ सर्किट टू स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ABCD इज अ कार्डबोर्ड, ये यहाँ पे लगा हुआ है और केप्ट परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर XY. ऊपर XY कंडक्टर. अच्छा, मैग्नेटिक कंपस इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, यहाँ ऊपर रखा हुआ है. P1 एंड P2 आर पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक कंपस. पहले ऊपर की तरफ था, पहले यानी कि नॉर्थ में था, और अभी इस साइड हो गया यानी कि वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया. तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में नेम द रूल दैट इज यूज टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपस. मुझे बताना आप लोगों ने कौन सा रूल यूज़ किया. देखो इसमें से मुझे तो 2 रूल, मैंने दोनों में से, अब मुझे पता नहीं कौन सा रूल बोर्ड में एक्सेप्ट होगा. देखो एक तो राइट हैंड थंब रूल लग रहा है, ओके, क्योंकि वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है वो बताता है. तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बन रही है कि ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, बहुत क्लियर है. और दूसरा एक और रूल होता है ना, स्नो रूल. अभी स्नो रूल को भी इसमें हम बता सकते हैं कि जो करंट है वो साउथ नॉर्थ जा रहा हो और ओवर द नीडल हो तो वेस्ट की तरफ नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, उससे हम बाकी के रूल्स भी देख सकते हैं. देखो ज़्यादा चांसेस तो राइट हैंड थंब रूल के लग रहे हैं मुझे, बट स्नो रूल अगर किसी ने लिखा है तो बताना. एंड मुझे पता नहीं, स्नो रूल भी इसमें लग तो रहा है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा रूल माना जाएगा, माना तो एक ही जाएगा, कौन सा माना जाएगा, लिखा जाएगा, वो आई एम नॉट श्योर. नाउ देखो ये तो आ गया. नाउ नंबर 2 है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर X to Y या Y to X व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट. तो अभी देखो मैं स्नो रूल यूज़ करती हूँ इसमें. स्नो रूल में देखो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, नीडल यहाँ है, मतलब कि XY कंडक्टर के ओवर में नीडल है, नीडल ओवर है. लेकिन यहाँ पे बोला गया है SNO का मतलब होता है कंडक्टर है वो साउथ से नॉर्थ और कंडक्टर ओवर हो नीडल के, तब नीडल वेस्ट में डिफ्लेक्ट होती है. तो इसका उल्टा रूल क्या है, अगर कंडक्टर ओवर नहीं हो के अंडर हो और नीडल वेस्ट में ही डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब कि जो वायर में करंट है वो S to N नहीं N to S जा रहा है, यानी नॉर्थ टू साउथ जा रहा है. और नॉर्थ टू साउथ जा रहा है मतलब कि X से Y की तरफ करंट जा रहा है. ये क्लियर हो गया हमको स्नो रूल से. राइट हैंड थंब रूल से भी हम बता सकते हैं. देखो कैसे, कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये P2 मतलब वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है. अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है तो हम राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से यूज़ करें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन तब होता है जब थंब हमारा नीचे हो, नीचे हो मतलब X to Y. तो राइट हैंड थंब रूल से भी बहुत क्लियरली पता चल गया कि डायरेक्शन सेम है. तो हम दोनों रूल से ही देखो डायरेक्शन बता पा रहे हैं. अब कौन सा करेक्ट होगा मुझे पता नहीं, वैसे देखा जाए लॉजिकली तो राइट हैंड थंब रूल ही होना चाहिए करेक्ट आंसर. नाउ नंबर 3 है इफ रेजिस्टेंस R इज इंक्रीज, ये जो ऊपर अगर रेजिस्टेंस है इसको बढ़ा दें, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड द कंडक्टर. अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम जाएगा, अगर करंट कम जाएगा तो मैग्नेट बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा. वीक होगा तो उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो ज़्यादा डेंस नहीं होगी, दूर दूर होगी. यही हम लिखेंगे. ठीक है, तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया सेक्शन बी. नाउ पेपर तो देखो मैं इसको इजी पेपर तो नहीं बोलूँगी, बट
पेपर बहुत मज़ेदार था। मज़ेदार मतलब कि बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। जैसे कि कोई भी, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लो, 10 ओम और 12 ओम वाला। कोई को लगेगा 10 ओम रेजिस्टर में रेजिस्टेंस कम है तो करंट उसमें ज़्यादा जाएगी, बट हम टोटल देख रहे हैं तो दोनों में बराबर है, 16 ये भी अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद में ये रीडिंग वाला जो था, ये भी ओमिक या नॉन ओमिक। हमको ये याद रहता है कि वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कांस्टेंट भी होना चाहिए। ये हम कांस्टेंट अगर नहीं देखोगे, 5, 6.6, 7.5 इतना डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये नॉन ओमिक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। फिर ये वाला भी पार्ट का भी सी नंबर क्वेश्चन जो था, डिक्रीज या इंक्रीज का, ये भी सोचना है कि फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाएं, उस हिसाब से हमको इसका आंसर देना होगा। यानी कि हम हर एक क्वेश्चन में देख रहे हैं कुछ एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है। ये साउंड वाला तो गजब ही क्वेश्चन था, 10 मीटर वाला। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं रहेगा कि 17 मीटर में ही इको सुनाई देता है तो पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करके, अब देखो बच्चों के हिसाब से तो मैं बोलूँगी टफ था अगर उतना लॉजिकली नहीं पढ़े हो, जबकि बार बार बोला गया था कि लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, लेकिन अब हमको नहीं समझ में आता कि लॉजिकल हम पढ़े कहाँ से। ठीक है, तो अगर वो चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तब तो पेपर एवरेज ही गया होगा। लेकिन जिन्होंने समझा है कॉन्सेप्ट को अच्छे से और फिर किया है पेपर, तो आई गेस तुम लोगों का बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कैसा हुआ तुम लोगों का पेपर, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, जय हिंद।